चलिए देखिए बेटा, ये हमारे पास विलयन का एक सवाल है कि एक आवाज़शील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.7 है। पदार्थ के अणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये विलयन के अणु संख्य गुणधर्म का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? अणु संख्य गुणधर्म। तो पहले हम थोड़ा सा विलयन के अणु संख्य गुणधर्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो ध्यान से, अब आपको पता है अणु संख्य गुणधर्म क्या होता है। देखिए ध्यान से, अणु संख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुणधर्म। देखो बेटा, अणु संख्य गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में विलेय मौजूद है उसके कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, ऐसा गुण कहलाता है अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुण यानी ऐसे गुण जो विलयन में विलेय की मात्रा, विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करे, कणों के आकार पर डिपेंड ना करे, कणों पर मौजूद आवेश पर डिपेंड ना करे, केवल कणों की संख्या से निकाला जाए, ऐसा गुणधर्म कहलाता है अणु संख्य गुणधर्म। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो, और आपको पता है विलयन के अंदर कौन कौन होता है भाई? एक होता है विलायक, एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है? विलेय। विलायक और विलेय मिलके क्या बना देते हैं? विलयन। विलायक और विलेय में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। तो पहली बात तो यह है कि अणु संख्य गुणधर्म का संबंध विलेय से। किससे? विलेय से। जिस विलयन में विलेय के कण ज्यादा उसका अणु संख्य गुणधर्म ज्यादा है। मान लो एक विलयन है जिसमें विलेय के 100 कण मौजूद हैं और दूसरा विलयन है जिसमें विलेय के 500 कण मौजूद हैं। तो जिसमें विलेय के 500 कण ज्यादा मौजूद हैं उसका अणु संख्य गुणधर्म ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल पूछा जाता है कि विलयन के अणु संख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखने के लिए आ जाता है। तो विलयन के अणु संख्य गुणधर्म जो होते हैं बेटा, ये होते हैं 4। विलयन के कितने अणु संख्य गुणधर्म है? 4। तो इन चारों का तो पहले तुमको नाम याद करना है। नंबर 1, पहला अणु संख्य गुणधर्म होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है आपका क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और चौथा अणु संख्य गुणधर्म होता है परासरण दाब, परासरण दाब, दाब। इन चारों को विलयन के अणु संख्य गुणधर्म कहा जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन यही पूछेंगे, विलयन के अणु संख्य गुणधर्म क्या है, उनके नाम लिखिए। तो आराम से आप इन चारों का नाम लिख दोगे, या आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन विलयन का अणु संख्य गुणधर्म नहीं है या कौन अणु संख्य गुणधर्म है। आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर जानते हो क्या करेगा? आपको दे देगा वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक गायब कर देगा बीच में से। तुमका लागे तो 19-20 के फर्क है, तो आए ना, 19-20 का फर्क नहीं, पूरा ही एकदम अलग है। वाष्प दाब अवनमन अलग है और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अलग है। आपेक्षिक अवनमन अलग है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणु संख्य गुणधर्म होता है, अणु संख्य गुणधर्म होता है। बात समझे? अब देखो इनके बारे में अगर मैं थोड़ा थोड़ा बात करूं, मैं चारों का फॉर्मूला लिख रहा हूं सीधा। देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालने का फॉर्मूला होता है P नॉट A माइनस PA बटे में P नॉट ऑफ A, P नॉट ऑफ A बराबर में जीटा B। ये फॉर्मूला होता है बेटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालने का। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जहां पे ये P नॉट ऑफ A क्या होता है? ये होता है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। और PA होता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और जीटा B होता है विलेय का मोल प्रभाव, मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो ये फॉर्मूला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालने का, अवनमन निकालने का। तो जहां पे दोबारा आएगा तो वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो, क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन का ही सवाल है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। देखो ध्यान से, क्वथनांक का मतलब आप जानते हो? क्वथनांक का मतलब आप जानते हो बेटा? क्वथनांक मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, वो उसका क्वथनांक कहलाता है।
जैसे आप जानते हो पानी को अगर मैं गर्म करूंगा, पानी को गर्म करूंगा तो पानी एक ऐसा समय आएगा कि उबलने लगेगा। दूध को गर्म करने पर दूध में एक ऐसा समय आता है कि दूध में उबाल आ जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे बोला जाता है क्वथनांक। क्या बोला जाता है? क्वथनांक। अब क्वथनांक तो उन्नयन क्या होता है देखिएगा, क्वथनांक उन्नयन मतलब बढ़ जाना, उन्नयन का मतलब हो जाता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या हो जाता है? वृद्धि। उन्नयन का मतलब वृद्धि। अब समझो बात को, जैसे मान लो एक बर्तन है मेरे पास, एक बर्तन में मैंने भर रखा है पानी। क्या भर रखा है? एक बर्तन में मैंने भर रखा है पानी। और आप जानते हो पानी को बोला जाता है शुद्ध विलायक। क्या बोला जाता है? शुद्ध विलायक। मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें मैंने ले रखा है शुद्ध विलायक यानी पानी, मैंने पानी ले रखा है। अब देखो होगा क्या बेटा, अब अगर आप जानते हो पानी को मैं गर्म करूंगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि पानी उबलने लगेगा। पानी क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। और आप जानते हो जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक। यानी जब पानी को गर्म करते करते टेम्परेचर कितना पहुंच जाए? 100 डिग्री पहुंच जाए तो 100 डिग्री पे पानी उबलने लगेगा। पानी का क्वथनांक होगा 100 डिग्री। 100 डिग्री केल्विन में बदलोगे तो कितना जोड़ दोगे बताओ? 273। क्या जोड़ दोगे? तो 100 में 273 जोड़ा तो हो जाएगा बेटा 373.15। एकदम करेक्ट वैल्यू होती है 373.15। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 जोड़ा जाता है। वैसे जनरली हम 273 जोड़ देते हैं, 0.15 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? जब भी सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273.15 जोड़ा जाता है। 273.15। बात समझे? तो बताओ पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदल गए तो 273.15 जोड़ दो तो 373.15। 373.15 ये होता है पानी का क्वथनांक। पानी का तो शुद्ध पानी इतने टेम्परेचर पे उबलने लगता है, लेकिन जैसे ही तुम क्या करते हो पानी में ला करके मिला देते हो क्या? अवाष्पशील विलेय। क्या मिला देते हो? अवाष्पशील विलेय। विलेय, विलेय जानते ही हो, ऐसा पदार्थ जो विलायक में घुल के विलयन बनाएगा वो विलेय होता है। अब देखो बेटा एक वर्ड मैंने लिखा है अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसा विलेय पदार्थ जिसकी वाष्प नहीं बनती, जिसकी वाष्प नहीं बनती। अवाष्पशील विलेय जानते हो, जैसे नमक, नमक हो गया नमक, NaCl, नमक का सूत्र का NaCl। यूरिया, नमक, यूरिया, सुक्रोज, नमक, यूरिया और सुक्रोज, ये तीन बड़े फेमस आपके अवाष्पशील विलेय होते हैं। NH2CO NH2 यूरिया होता है, सुक्रोज जानते हो C12H22O11 सुक्रोज। देखो बेटा अगर तुम पानी में इन तीनों में से किसी को लाके मिला दो, जैसे शुद्ध पानी कितने को उबल रहा है? 100 डिग्री पे उबल रहा है, लेकिन पानी में मान लो तुमने क्या किया, चीनी मिला दी ला करके। क्या मिला दी? चीनी। अब तुमने क्या किया, इस एक बर्तन में इसमें शुद्ध पानी था तो 100 डिग्री पे उबला, लेकिन इसमें तुमने क्या किया है, पानी भी ले लिया है बेटा और क्या ले ली? चीनी भी ले ली। पानी भी ले ली और चीनी भी ले ली। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब चीनी जो है ना ये है अवाष्पशील। कैसी है ये? अवाष्पशील। अब तुम देखोगे जो पानी 100 डिग्री पे उबल रहा था उसमें जब तुम कोई अवाष्पशील विलेय मिला दोगे, अवाष्पशील विलेय मिला दोगे तो अब वो 100 पे नहीं उबलेगा। अब पता चला ये मिश्रण उबल रहा है 105 डिग्री पे। कितने पे उबल रहा है? बताओ क्वथनांक ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? अब क्यों ज्यादा हो गया? क्वेश्चन ये है कि शुद्ध जल 100 पे उबल रहा था, चीनी मिला देने पर ये ज्यादा देर में क्यों उबल रहा है? आप घर पे ट्राई कर सकते हो, थर्मामीटर हो तो घर पे प्रैक्टिकल आराम से कर सकते हो। क्या करो, एक बर्तन में शुद्ध जल लियो और शुद्ध जल लेकर के गैस पे रखो और जैसे ही जल में उबाल आए थर्मामीटर पानी में डाल के टेम्परेचर नोट करो, 100 डिग्री बताएगा। कितना बताएगा? 100 डिग्री। और फिर एक बार क्या करो, पानी में चीनी घोल लो, पानी और चीनी का घोल बना करके तब गैस पे गर्म करके देखो, तब आप देखोगे जो शुद्ध जल 100 डिग्री पे उबल रहा था वो 100 से ज्यादा पे उबलेगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। इसी को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्या बोलते हैं? यानी जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है और विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और क्वेश्चन ही है काहे बढ़ेगा, क्यों बढ़ गया भाई? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। आप जानते हो पानी जब आप बर्तन में भरोगे तो पानी में कण तो रहेंगे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे कण ही तो रहेंगे बेटा। तो देखो होता क्या है, आपको बताया गया था कि पानी को गर्म करने पे उसकी भाप बनती है। क्या बनती है? भाप। पानी भाप बन के उड़ना तो चाहता है, तो
जब तुम पानी को हीट करते हो तो हीट करने पर होता क्या है, पानी के कणों को गतिज ऊर्जा मिल जाती है और पानी के कण जो बर्तन के नीचे वाले पानी के कण थे, देखो होता क्या, उबाल कैसे आता है, जब तुम पानी को बर्तन में रख के गर्म करोगे तो जैसे ही पानी को ऊर्जा मिलेगी तो पानी के नीचे बर्तन के सबसे नीचे वाले कण, इनको ऊर्जा मिलेगी तो ऊपर भागेंगे, तो ये ऊपर भागेंगे तो दूसरे वाले लेयर के कणों को टक्कर मारेंगे और टकराते टकराते ही ऊपर जाएंगे और ये वाले तब नीचे आ जाएंगे और फिर ये इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये ऊपर भागेगा, यानी ऐसे 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 एक साइकिल चलने लगेगा, ऊपर वाला कण नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे करते करते आप देखोगे कि ऐसे कणों को लगातार ऊर्जा जब देते जाओगे तो ऐसे रोटेट होने लगेंगे कण बर्तन में रोटेट होने लगेंगे और इसी को आप उबाल के रूप में देख पाओगे बर्तन में। बहुत ज्यादा गर्म करते ही रहोगे तो बर्तन की सतह को छोड़कर कण उड़ जाएंगे, वाष्प बनने लगेगी। क्वथनांक के बाद आता है वाष्पांक। क्या आता है? वाष्पांक। बात समझे? तो ये होता है क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या है? जब कोई द्रव उबल जाए। क्यों उबलता है जान भाई? क्योंकि जब आप गर्म करते हो तो कणों को ऊर्जा मिल जाती है और पानी के कण आप जानते हो वाष्प बन के उड़ जाना चाहते हैं, और जब ये पानी के कणों को ऊर्जा मिलेगी तो ये कण नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे बर्तन में और बर्तन में उबाल आ जाएगा, पानी उबलने लगेगा। लेकिन तुम जानते हो इसका तो नाम ही है अवाष्पशील, इसकी भाप नहीं बनती। ये जो अवाष्पशील विलेय होते हैं इनको तुम चाहे जितना गर्म करो इनकी भाप नहीं बनती है। जैसे नमक हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, इनको चाहे जितना गर्म करो इनकी भाप नहीं बनेगी। इसका सिंपल एग्जांपल घर पे ट्राई कर सकते हो तुम। नमक को तुम खूब ज्यादा गर्म करो, इतना गर्म करो कि नमक गल जाए, और गलाने के बाद ही तो क्वथनांक आएगा। जैसे पहले तो नमक को तुमको हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा और फिर नमक को खूब ज्यादा गर्म करोगे तो नमक गल जाएगा, एकदम पानी की तरह हो जाएगा। तब आप देख पाओगे कि गले हुए नमक को तुम चाहे जितना गर्म करो भाप बन के उड़ेगा ही नहीं, एकदम काला हो जाएगा लेकिन वो भाप बन के नहीं उड़ेगा। तो ये नमक हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये कभी भी भाप बन के नहीं उड़ते, इसीलिए इनको बोला जाता है अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय। अब बताओ, जब बर्तन में शुद्ध पानी था तो हमने गर्म किया तो पानी की भाप बनी आराम से, तो क्वथनांक कम था। लेकिन जब बर्तन में तुम लाके चीनी मिला दोगे तो इस पानी के कण में जगह जगह चीनी के कण भी तो आ जाएंगे। जैसे मान लो ये डैश मेरी पानी का कण है, ये क्या है? पानी है, और एक गोला मेरा चीनी का कण है। जगह जगह इसमें बताओ गोल गोल कण आ जाएंगे चीनी के कि नहीं आ जाएंगे? बोलो, आ जाएंगे ना। तो पहले जिस बर्तन में केवल पानी भरा था अब उसमें जगह जगह चीनी भी तो आ गई। अब बताओ, जब तुम इसको गर्म करोगे बेटा तो केवल पानी ही तो उड़ना चाहेगा और चीनी तो उड़ेगी नहीं। अब जगह जगह चीनी के आ जाने से चीनी के कण पानी को भी ऊपर जाने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? जो पानी अपने आप पहले ऊपर जा रहा था उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी, आराम से बढ़िया उबल जा रहा था जल्दी से वो। लेकिन जब आपने चीनी मिला दी इसके अंदर तो चीनी मिला देने पे क्या होगा? चीनी के कण अब पानी को ऊपर जाने से रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? क्योंकि चीनी की खुद की तो भाप बनेगी नहीं और पानी को भी तो भाप बनने से रोकेगा वो। तो अब बताओ, तुमको उबालने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्वथनांक तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इसी को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला क्या है? देखो, क्वथनांक उन्नयन कैसे निकाला जाता है? क्वथनांक उन्नयन ध्यान से देखेंगे। देखो, हमने मान लिया कि देखो क्वथनांक की अंग्रेजी होती है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट। और उन्नयन को बोला जाता है एलिवेशन। एलिवेशन यानी बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन। देखो, अब हमने मान लिया जो हमारा शुद्ध विलायक है इसका क्वथनांक है टीबी नॉट। क्या है? टीबी नॉट। अब किसी के ऊपर नॉट लगा दिया गया तो शुद्ध विलायक का होता है। बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, और टी मतलब टेम्परेचर, ताप। तो टीबी नॉट का मतलब होता है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक का 100 होता है, लेकिन जब तुमने इसमें शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो बन गया विलयन। क्या बन गया? विलयन बन गया। अब जैसे ही विलयन बनेगा तो विलयन के क्वथनांक को तुम बोलोगे टीबी। क्या बोलोगे? टीबी। टीबी। तो जल्दी बताओ, टीबी ज्यादा होगा कि टीबी नॉट ज्यादा होगा? विलयन का ज्यादा हो गया ना, टीबी ज्यादा होगा। टीबी ज्यादा होगा टीबी नॉट से। अब बताओ, विलयन में के क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई ये पता करने के लिए तुम ज्यादा में से कम वाला घटाओगे। ज्यादा में से कम वाला घटाओगे। जैसे शुद्ध जल 100 पे उबल रहा था और फिर हमने पानी में चीनी मिलाई तो 105 पे उबल रहा है, तो मुझे पता करना हो कितना बढ़ गया, तो मैं 105 में से 100 घटा दूंगा तो पता चल जाएगा 5 डिग्री बढ़ गया। कितना बढ़ गया?
तो ज्यादा में से कम वाला घटा दोगे। यानी अगर मैं क्या करूं, टीबी में से टीबी नॉट घटा दूं, देखो टीबी माइनस टीबी नॉट, तो इसी को मैं बोलता हूं डेल्टा टीबी। क्या बोलता हूं? डेल्टा टीबी। यहां टीबी क्या है बेटा? विलयन का क्वथनांक, और टीबी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो जब आप विलयन के क्वथनांक में से 105 में से विलायक का घटा दोगे, 100 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। तो वही चीज मैंने की, मैंने टीबी में से टीबी नॉट घटा दिया, तो जो निकल के आया वो है डेल्टा टीबी, और इसी डेल्टा टीबी को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन। बात समझ आई? तो टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर डेल्टा टीबी, यही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन। और ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जब विलयन की मोललता ज्यादा होती है, विलयन की मोललता जब ज्यादा होती है तो क्वथनांक में उन्नयन भी ज्यादा होता है। तो क्वथनांक उन्नयन में क्या होता है? डेल्टा टीबी जो होता है क्वथनांक उन्नयन, ये समानुपाती होता है विलयन की मोललता के। किसके समानुपाती होता है? मोललता के। यानी विलयन की मोललता जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन। समझे बात को? तो मोललता आप जानते हो, प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल विलेय घुला हुआ है, यही कहलाती है मोललता। तो अब बताओ, ये साइन जब हटाओगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा। तो यहाँ पे स्थिरांक आता है केबी, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी, और मोललता को लिखते हैं बेटा एम से। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे एम, जहां केबी को बोला जाता है, केबी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे एम। अब तुम एम जानते हो, एम मतलब होती है मोललता, और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ये मोललता का फॉर्मूला होता है। तो मोललता का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, यहाँ पे देखो, ये देखो, तो फॉर्मूला है मेरे पास डेल्टा टीबी बराबर में केबी गुणे में एम। अब तुम जानते हो m मतलब होता है मोललता, और m बराबर होता है बेटा WB बटे में MB गुणे में MA और गुणे में 1000। ये मोललता निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में m की जगह तुम ये उठा के रख दोगे, WB बटे MB गुणे MA गुणे में 1000। तो क्या फॉर्मूला आएगा? डेल्टा TB बराबर में KB गुणे में WB गुणे में 1000 बटे में MB गुणे में MA। ये आ गया है क्वथनांक उन्नयन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास। क्वथनांक उन्नयन निकालने का फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले में बताओ कौन सी चीज क्या है? बताओ बेटा। डेल्टा टीबी है क्वथनांक उन्नयन, केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, WB है बेटा विलेय का भार। विलेय का भार, जो विलेय तुम ला करके मिलाओगे ना, वो उसका भार है। MB होता है विलेय का अणुभार। MB बराबर होता है विलेय का अणुभार, या आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं इसको, विलेय का अणुभार। अणुभार। और MA होता है विलायक का द्रव्यमान। MA क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक, ये फॉर्मूला है क्वथनांक उन्नयन के सवाल करने के लिए। और हमें जो सवाल दिया गया है, बताओ वही तो है, क्वथनांक दिया गया है, क्वथनांक में वृद्धि यानी क्वथनांक उन्नयन दिया है आपको। आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम यानी WB दिया गया है 2.5 ग्राम, और 100 ग्राम बेंजीन यानी बेंजीन विलायक है, बेंजीन में घोला गया है। MA तुमको दिया गया है 100 ग्राम, और MB तुमको निकालना है। क्या निकालना है? MB निकालना है। KB का मान तुमको दिया है, बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67, यानी KB का मान दिया है 2.67। सारी वैल्यू रख करके आपको MB निकाल लेना है। MB निकाल लोगे, आराम से आ जाएगा। तो इसको मिटा के मैं सवाल बताऊं, बोलो। चलो देखो बेटा, अब इस सवाल को देखते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू MA। अब आपको सारी इसमें टर्म्स पता होनी चाहिए, कौन सी चीज क्या है। देखो, आपसे पूछा क्या गया बेटा, सवाल को देखो। एक आवासशील पदार्थ के, यानी कोई आवासशील पदार्थ है, हमें नहीं पता कौन सा है, उसके 2.5 ग्राम को, यानी आवासशील विलेय की मात्रा 2.5 ग्राम दी गई है, यानी विलेय तुमको दिया गया है 2.5 ग्राम। अब बताओ, इस सवाल में, इस फॉर्मूले में विलेय कौन होता है बेटा? WB, यानी WB तुमको दिया गया है 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम। फिर कहा गया है 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। अब बताओ, जिसमें कोई चीज घोली जाती है वो विलायक होता है, विलायक।
अब आपको बेंजीन यहाँ पे विलायक के रूप में दिया गया है और बेंजीन की मात्रा कितनी दी गई है 100 ग्राम, यानी विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम। और इस फॉर्मूले में विलायक कौन है भाई Ma, विलायक का द्रव्यमान Ma, तो Ma कितना दिया गया बेटा 100, Ma हो जाएगा 100 ग्राम। ये लीजिए और क्या दिया है तुमको, घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई, यानी क्वथनांक की वृद्धि यानी क्वथनांक को उन्नयन दिया गया है तुमको, यानी डेल्टा टीएफ तुमको दिया गया है 0.4, डेल्टा टीएफ दिया गया है बेटा 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है 2.67, 2.67 क्या, अच्छा टीवी, डेल्टा टीवी तुमको 0.4 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और साथ में बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है केबी, ये लिखा है ना मैंने, केबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो केबी कितना दिया बेटा, केबी दिया गया है 2.67 और तुमसे पूछा क्या गया है पदार्थ के अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान मतलब आणविक भार, आणविक भार की गणना करनी है, यानी एमबी निकालना है, एमबी। तो सारी चीज तुमको दी गई है, तुमसे एमबी पूछा गया है, जल्दी से निकाल दो। डेल्टा टीवी की जगह कितना रखोगे बेटा 0.4 गुणे में केबी कितना है बराबर में केबी की वैल्यू 2.67, डब्ल्यूबी दिया है 0.5 गुणे में 1000 बटे में और क्या है बेटा एमबी तुमको निकालना ही है और एमए कितना दिया गया है एमए 100। अब एमबी का फॉर्मूला बना लो, एमबी कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब बताओ मुझे ये और ये दोनों गुणा में है बेटा, तो एमबी को यहाँ भेज दो, 0.4 को नीचे ले आओ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो, एमबी यहाँ चला जाएगा 0.4 नीचे आ जाएगा, तो एमबी बराबर क्या आ जाएगा एमबी बराबर 2.67 गुणे में 0.5 गुणे में 1000 बटे में 0.4 नीचे आया, 0.4 गुणे में 100। कोई दिक्कत? अब बताओ बेटा, अब इसके पॉइंट से इसका पॉइंट उड़ा दिया मैंने, उड़ा दिया ना, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक। अब देखो इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो उड़ा दी, बचा क्या है एमबी बराबर बचा बेटा, ऊपर बचा है 2.67 गुणे में बचा है 5 और गुणे में क्या बचा ऊपर 10 बचा और नीचे का बचा 4 बचा, 2 से काट दूंगा 2 3 4 2 5 10, अब इसको काट दूंगा मैं 25, 2.67 इसका पॉइंट उड़ाया तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दूं, तो एमबी बराबर क्या आ जाएगा 267 और 5 पंचे 25 और बटे में कितना 100 दूना 200। अब मैं इसको काट दूंगा 5 से, 5 पंचे 25 और 5 चौके 20, 40 बार में चला गया, तो 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया बेटा एमबी बराबर 267 बटे 8, 267 बटे 8। सॉल्व कर दूंगा, 8 से भाग करूंगा तो 8 के आई 24, 2 7 27, तो 8 के आई फिर 24, 3 जीरो तो 8 के आई 24, 6 जीरो तो 8 सत्ते 56, 33.37 के आसपास आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है क्या देखो, अरे 2.5 होगा, 0.5 रखेंगे हैं, 0.5 रख दिया, 2.5 गलत रख दी गई वैल्यू, अच्छा 0.5 कर दिया है, तो गड़बड़ हो गया पूरा ही। चलो 2.5 करके कर देते हैं, 2.5 करके कर दो, वैल्यू ही गलत रखी है, चलो 2.5 करके कर दो, 2.5। चलो बोलो जल्दी क्या आएगा, तो एमडी बराबर 2.67 गुणे में 2.5 गुणे में 1000 बटे में 0.4 नीचे आ गया बेटा, 0.4 गुणे में 100। अब बताओ कैसे होगा, इसकी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसके पॉइंट से इसका पॉइंट उड़ गया, इसका पॉइंट उड़ा तो नीचे 2 जीरो मैंने और बढ़ा ली ना, 1 जीरो से 1 जीरो और उड़ गई, तो एमडी बराबर क्या आ जाएगा बेटा 267 गुणे में ऊपर हो जाएगा 25 बटे में क्या बचेगा 4 बचा और नीचे क्या बचा 10, 5 से काटा 5 बचे 25, 5 दूनी 10। अब बताओ क्या आएगा एमबी बराबर 267 गुणे 5, 7 पंचे 35 का 5 हासिल आई 3, 6 पंचे 30, 3 35 का 3 हासिल आई 3, 5 दूनी 10, 3 13 और बटे में क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। कर दो बेटा सॉल्व, 1335 बटे में 8 एकम 8, 5 3 8 छक्के 48, 5 5 तो 55, 8 सत्ते 56, 167 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन करने पे 167। तो 166 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैंने लगभग मान लिया इसको 167, ये हमारा आंसर, नोट करो 167 आ गया, ठीक है समझ में आया। तो कभी भी अगर क्वथनांक उन्नयन का क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे बताओ, आप देख लोगे हमें क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। आपको कोई कितने वेरिएबल है बताओ, 1 2 3 4 5 वेरिएबल है,
4 दिए रहेंगे, 5वां कोई भी तुमसे पूछा जा सकता है, 5वां कोई भी तुमसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो अगले पे चलते हैं, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट, हिमांक अवनमन क्लियर है? ओ क्वथनांक उन्नयन क्लियर। हिमांक अवनमन की थोड़ी बात करूं, हिमांक अवनमन की थोड़ी बात कर लेता हूं, क्लियर ही हो जाएगा पुराणों संख्या गुणधर्म। ये बिटा दो ना, हो गया सवाल? इससे क्या देखा, वैल्यू गलत हो गई थी ना, तो सही करके करा था हमने सॉल्व, तो हो गया। चलो आगे देखते हैं, हिमांक अवनमन देखो बेटा, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, आवाज में करो, हिमांक अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, देखो बेटा हिमांक क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जम जाता है, जम जाना, हिम मतलब बर्फ, अंक मतलब अंक, ऐसा अंक जो किसी द्रव को जमा दे उसे बोला जाता है हिमांक। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जम जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे हिमांक बोला जाता है। अब जैसे देखो, आप जानते हो पानी को जब मैं ठंडा करूंगा तो बर्फ में बदल जाएगा, पानी को ठंडा करने पे क्या बन जाता है? बर्फ। और पानी का जो हिमांक होता है, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है बोलो? 0 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल कितने डिग्री जम जाता है बोलो? शुद्ध जल का हिमांक होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को तुम बोलोगे 0 डिग्री को 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। यानी अगर मैं तुमको एक बर्तन में पानी दे दूं और उस पानी को तुम रेफ्रिजरेटर में ठंडा करो, तो ठंडा करते 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 जब टेम्परेचर तुम्हारा कितना पहुंचेगा? 0 पे जा जाएगा, 0 पे आ जाएगा, तो पानी जम के बर्फ बन जाएगा, पानी बन के क्या बन जाएगा? जम जाएगा और बर्फ में चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब तुमने क्या किया? तुमने पानी में बेटा मिला दिया ला करके, फिर वही अवाष्पशील विलेय, कहां मिला दिया? पानी में ला करके तुमने मिला दिया है अवाष्पशील विलेय। तो पानी में अवाष्पशील विलेय जब मिलाओगे ना, तो जो पानी पहले 0 डिग्री पे जम रहा था, अब वो माइनस में जमेगा, अब नमन हो जाएगा, और ज्यादा कमी आ जाएगी, कमी, और ज्यादा ठंडा करने पे जमेगा, और ज्यादा ठंडा करने पे जमेगा पानी। अब बात समझ रहे हो? जैसे समझो, जैसे एक बर्तन में मान लो मैंने तुमको पानी दिया, तो इसमें शुद्ध पानी है, क्या है? शुद्ध जल, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल कितने डिग्री पे जमा बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमा। अब मैंने क्या किया, फिर एक दूसरे बर्तन में मैंने तुमको क्या दे दिया? पानी भी दे दिया, और पानी में मैंने तुमको चीनी मिला दी, चीनी मिला के दे दी। अब मैंने कहा जाओ तो ये का जमाए लो, आइसक्रीम बना लो, जाकर के पानी दूध चीनी एक ही डाल के तुमको दे दिया, और कहा जाओ आइसक्रीम जमाए लो कहो मैं, तो क्या होगा बताओ? अब जब आप ठंडा करोगे तो शुद्ध पानी तो 0 डिग्री पे जम गया, लेकिन अब जब पानी में चीनी मिक्स करके तुम जमाने का प्रयास करोगे तो वो और कम ठंडा करने पे जमेगा। अब पता चला जमे -5 पे, -5, तो बताओ कमी आ गई कि नहीं आ गई? 0 बढ़ा कि -5 बढ़ा? 0 बढ़ा, 0 बढ़ा। तो पहले जल्दी जम गया था, जल्दी जम गया था, अब जमाने के लिए और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, टेम्परेचर में और कमी करनी पड़ेगी। बताओ कमी आ गई कि नहीं आ गई? जो जल पहले 0 जम गया था, चीनी मिला देने पे, या यूरिया मिला देने पे, या नमक मिला देने पे, अवाष्पशील विलेय मिला देने पे, उसके हिमांक में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और इसी को बोलेंगे हिमांक अवनमन। क्या बोलेंगे? हिमांक अवनमन। अब मैंने मान लिया शुद्ध जल का हिमांक बेटा TF, TF नॉट, और इसका विलयन का मान लिया TF। F क्यों लगाया? क्योंकि हिमांक की अंग्रेजी होती है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट। और कमी को बोला जाता है डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कमी आ जाना, गिरावट हो जाना, डिप्रेशन। अब देखो, शुद्ध जल के हिमांक को मैंने बोला TF नॉट, और विलयन के हिमांक को मैंने बोला TF। अब बताओ कौन ज्यादा कौन कम? शुद्ध विलायक का ज्यादा था, और चीनी मिला देने पे और कमी आ गई हिमांक में, तो हमेशा कमी निकालने के लिए ज्यादा में से कम वाला घटेगा। तो बताओ इस बार ज्यादा किसका है? TF नॉट ज्यादा है और TF कम है, तो हिमांक अवनमन निकालने के लिए क्या करोगे? TF नॉट माइनस TF, तो ये निकल के आएगा बेटा डेल्टा TF। क्या निकल के आएगा? और बाकी फॉर्मूला एकदम सेम है उसी वाले की तरह, ऊपर वाले की तरह। अब ये देखा गया कि डेल्टा TF जो होता है ना, ये भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती। और फिर ये साइन हटाओगे बेटा, तो फिर आएगा इस बार, वहां KB आया था KB, यहां आएगा KF। कौन आएगा यहाँ पे? इस केस में स्थिरांक आता है KB, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और इस केस में जो स्थिरांक आएगा वो आएगा KF।
मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ और गुणे में का मोललता को m से दिखाएंगे और मोललता का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है, फिर यही अप्लाई कर दूंगा। तो डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा केएफ और मोललता के लिए क्या लिखोगे बेटा डब्ल्यूबी बटे में एमबी गुणे में एमए और गुणे में ऊपर 1000। ये फॉर्मूला आ चुका है हिमांक अवनमन कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन, केएफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यूबी विलेय का भार, एमबी विलेय का अणुभार, एमए विलायक का द्रव्यमान। और 1000 का भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए होता है, तो अगर ये ग्राम में दिया है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए नीचे में 1000 का भाग करूंगा तो वही पलट के ऊपर गुणे में चला गया है, यानी एमए को किलोग्राम में रखा जाता है और सवाल में ग्राम में दिया होता है, तो इसको हमें अलग से किलोग्राम में ना बदलना पड़े, इसीलिए फॉर्मूले में हम 1000 का डिवाइड मार देते हैं ताकि ये एमए ऑलरेडी हमारा ग्राम में मिल जाएगा, समझ गए, किलोग्राम में मिल जाएगा। तो ये है हिमांक अवनमन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो देख पा रहे हो दोनों फॉर्मूले एकदम सिमिलर है, डेल्टा टीबी बराबर केबी आ जाता है यहाँ पे केबी और डेल्टा टीएफ में आपका केएफ आ जाता है, बस बाकी सारा मेथड सेम है। और एक अंतर ये है कि क्वथनांक बढ़ता है जब शुद्ध विलायक में आवासशील विलय मिलाते हो, तो क्वथनांक तो बढ़ता है लेकिन हिमांक घटता है, इसीलिए क्वथनांक में उन्नयन होता है और हिमांक में अवनमन होता है, इसीलिए नाम क्वथनांक वाले में उन्नयन जोड़ा गया, हिमांक वाले में अवनमन। समझे बात को? परासरण दाब हमने पिछले क्लास में बात कर ही ली थी डिटेल में। तो बताओ अणु संख्या गुणधर्म में कोई प्रॉब्लम है तुमको? आराम से कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना। तो परासरण दाब वाला फॉर्मूला क्या था, कल लिख रही थे हम, बताओ तो क्या था बेटा, पाई वी बराबर एनआरटी, पाई वी बराबर एनआरटी और एन क्या था बेटा, एन बराबर विलेय का मोल होता है, तो पाई वी बराबर डब्ल्यू वी बटे एम बी, डब्ल्यू वी बटे एम बी गुणे में आर गुणे में टी। ये परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला था। पिछले क्लास में हम परासरण के बारे में एकदम डिटेल में बात कर चुके हैं, जान गए। तो ये विलयन के पूरे अणु संख्या गुणधर्म समाप्त हो गए और ये क्वेश्चन जो था वो भी हमने आराम से कर लिया है ना। अब आगे कोई और भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो उसको हम देखेंगे। अब मैं बार-बार ये नहीं बताऊंगा तुमको, रोज यही थोड़ी ना एक्सप्लेन करेंगे हम। अब आगे जब सवाल मिलेगा अणु संख्या गुणधर्म का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके सवाल कर लिया करेंगे, क्लियर? चलिए तो इसको मिटा के अगले सवाल पे करते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा देखो बेटा, अगला है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, तो करते हैं विद्युत वाहक बल की गणना। इसको मिटा दो। अब बताओ सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं बेटा? दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन। कितनी कंडीशन है बताओ? मानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकलता है? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, देखो दो कंडीशंस होती हैं। आप जानते हो बेटा सेल जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा थोड़ा सा। सेल जो होता है वो एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। और जो सेल होता है इसका जो निर्माण होता है बेटा, ये दो इलेक्ट्रोड से होता है। किससे होता है? दो इलेक्ट्रोड से निर्माण सेल का किया जाता है। एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है कैथोड, दूसरे को क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है। यही तो होता है मामला, एक कैथोड और एक एनोड। अब आपको पता है जो सेल होता है बेटा, सेल के अंदर होते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी सेल के अंदर रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं। किसी भी सेल के अंदर दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। और आपको बताया गया था सेल को बनाने के लिए शॉर्ट में लिखने का तरीका सेल निरूपण कैसे किया जाता है? बोलो सेल निरूपण कैसे किया जाता है? आपको बताया गया था कि जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है जिसमें कार्बन लगा हुआ है, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, और दूसरा मान लीजिए कॉपर इलेक्ट्रोड है।
एक सेल हमने बनाया जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो आपको बताया गया था सॉल्ट में सेल निरूपित करने का तरीका क्या होता है कि बीच में दो डंडी ऐसे खींचते हैं तो लवण सेतु को दर्शाती है। इसको दर्शाती है लवण सेतु को, और लवण सेतु के बाईं ओर, लवण सेतु के बाईं ओर आपको दिखाना होता है जैसे जिंक जो होता है वो सक्रिय है कॉपर की तुलना में, तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बनाता है, और कॉपर क्या करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। कॉपर इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण होता है किस पे, एनोड पे, एनोड पे, और अपचयन किस पे होता है, कैथोड पे, कैथोड पे। बात समझे? तो ये मैंने गैल्वेनी सेल के अंदर होने वाली क्रिया दिखाई है। तो जो सेल होते हैं बेटा वो दो इलेक्ट्रोड से बनते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, एक कैथोड और एक एनोड। और सेल को निरूपित करने का एक शॉर्ट तरीका होता है, बीच में लवण सेतु को दिखाया जाता है, लेफ्ट साइड वाले को एनोड बोला जाता है, राइट साइड वाले को कैथोड बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। अब आपको बताया गया था यदि सेल के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और अगर धातु की छड़ जिस विलयन में डुबोई गई है उस विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो और टेम्परेचर 25 डिग्री हो तो ऐसी परिस्थिति मानक परिस्थिति कहलाती है, और तब बने हुए इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब जैसे देखो जिंक से जिंक आयन बन रहा है, यानी दो इलेक्ट्रॉन जिंक त्यागेगा। अगर इस सेल के अंदर जिंक आयन की सांद्रता 1 मोल हो और यहाँ पे कॉपर आयन की सांद्रता 1 मोल हो तो तुम बोलोगे ये जो सेल है ना ये है बेटा मानक सेल। कौन सा सेल है, मानक सेल। यानी अगर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड तुमको दिए गए हैं वो जो इलेक्ट्रोड है उनमें जो आपके आयन्स हैं, जैसे यहाँ जिंक आयन है, यहाँ कॉपर आयन है, अगर उन आयनों की सांद्रता 1 मोल दी गई हो तो ऐसे सेल कहलाते हैं मानक सेल। क्या कहलाते हैं, मानक सेल। और मानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल निकालने का तरीका होता है ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। खत्म खेल। अगर आपका सेल मानक है, आपको सवाल में जो दिया जाएगा सेल उसमें केवल ये चेक कर लेना कि क्या सांद्रता 1 मोल दी गई है दोनों तरफ। अगर आपको दोनों तरफ आयन की सांद्रता 1 मोल नजर आ जाए, 1 मोल नजर आ जाए तो जान लो ये फॉर्मूला लगा करके आप विद्युत वाहक बल निकाल लोगे। ई नॉट ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तुमको सवाल में ई नॉट ऑफ कैथोड दे देंगे और ई नॉट ऑफ एनोड दे देंगे और दोनों को कैलकुलेट करके आप ई नॉट ऑफ सेल निकाल लोगे। एक और तरीका होता है अगर परिस्थिति मानक ना हो तो तुम जानते हो नष्ट इक्वेशन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, नष्ट इक्वेशन। तो नष्ट समीकरण इसका यूज तब किया जाता है जो सेल बनाया गया है उसके इलेक्ट्रोड जब मानक परिस्थिति वाले ना हो। और नष्ट इक्वेशन क्या है बेटा, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटे में n log p बाई r, log p बाई। यह है नष्ट इक्वेशन जो गैर मानक परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें ये ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, मानक सेल विभव। ये ई नॉट ऑफ सेल निकालोगे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से, और n आप जानते हो सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और p होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहीं पे कोई सवाल आएगा तो वहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे। बाकी नष्ट इक्वेशन आपको याद रखना है कि ये होता है नष्ट इक्वेशन। कब लगाते हैं, जब सेल में जो परिस्थितियां दी गई हो वो मानक ना हो। अब देखो हमें जो सवाल दिया गया है वो कौन सा, वो सवाल मैं लिखता हूं, आप केवल मुझे ये बताओ नष्ट इक्वेशन लगा के काम बनेगा कि इससे काम बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको सेल दिया गया है ईएमएफ की गणना करनी है, ईएमएफ की गणना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना कीजिए। और सेल जो दिया गया है बेटा वो क्या दिया गया है, CD से बन रहा है, CD से बन रहा है CD2+, CD से बना CD2+ और बीच में दो डंडी लवण सेतु है और उसके बाद है Ag पॉजिटिव, ये Ag पॉजिटिव से बन रहा है Ag, और यहाँ पे CD2+ की सांद्रता 1 मोल है और Ag+ की भी सांद्रता कितनी है, 1 मोल। दोनों तरफ सांद्रता बेटा 1 मोल है, दोनों तरफ सांद्रता कितनी है, 1 मोल। अब बताओ दोनों तरफ सांद्रता 1 मोल है तो मानक सेल है कि नहीं है, सेल मानक है। तो अब आपको पता है ये हमेशा ध्यान रखना है राइट साइड वाला होता है कैथोड, राइट साइड में क्या होता है कैथोड और लेफ्ट साइड कौन होता है एनोड, एनोड। हमेशा यहाँ पे ये एनोड और ये कैथोड।
ठीक है, ये हम गैल्वेनिक सेल के उसके बारे में बात कर रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ये विद्युत रासायनिक सेल का केस है, क्योंकि विद्युत वाहक बल विद्युत रासायनिक सेल का निकाला जाता है, विद्युत अपघटनी सेल का नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल निकाला जाता है, और राइट साइड वाला कैथोड, लेफ्ट साइड वाला बात समझे। तो अब आगे देखते हैं। अब मुझे बताओ, और आपको दिया क्या है बेटा, और आपको मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। ये दिया गया है E नॉट ऑफ CD से CD2 प्लस से CD2 प्लस से CD। मानक अपचयन विभव है आपका कैडमियम का -0.40 वोल्ट, और साथ में दिया गया है E नॉट ऑफ AG पॉजिटिव से AG पॉजिटिव से AG, और ये दिया गया है बेटा +0.80 वोल्ट। मैंने तुमको ऐसे सवाल करते समय कहा था, एक सावधानी बहुत ही ध्यानपूर्वक रखी जाती है, मानक अपचयन विभव देखना रहता है। अब ये बताओ, यहाँ पे बेटा देख पा रहे हो CD2 प्लस से CD बन रहा है, तो ये अपचयन दिखाया गया है, अपचयन यानी आगे अगर ये अपचयन है, ये जो विभव दिया गया है अपचयन विभव है, कैसा विभव है, अपचयन। और यहाँ पे देखो AG प्लस से AG, तो ये भी अपचयन को दर्शा रहा है। आपको बताया गया था, अगर पॉजिटिव आयन से न्यूट्रल हो रहा हो तो अपचयन होता है, अपचयन। तो आपको इस फॉर्मूले में जो विभव रखने होते हैं वो कौन से विभव होते हैं, अपचयन विभव रखने होते हैं। तो अगर ऐसे दे देते, देखो ध्यान से देखो, अगर आपको इस सवाल में दो वैल्यू दी थी, ये E नॉट ऑफ कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम और Ag प्लस से Ag, ये वैल्यू दी गई है। अब बताओ बेटा, एनोड किसका बना है, कैडमियम का, यानी ये E नॉट ऑफ एनोड की वैल्यू है, और ये कौन है, कैथोड किसका बना है, सिल्वर का। तो सिल्वर क्या, ये किसकी वैल्यू है 0.80, E नॉट ऑफ कैथोड की, और ये लिखा हुआ फॉर्मूला नीचे, E नॉट ऑफ सेल बराबर E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो निकाल दो जल्दी से, E नॉट ऑफ सेल बराबर, बताओ कैथोड किसका बना है बेटा, Ag का, कैथोड राइट साइड वाला है ना Ag का। अब बताओ Ag का मानक अपचयन विभव कितना दिया गया है, +0.80, तो यहाँ E नॉट ऑफ कैथोड की जगह कितना रखोगे, 0.80, और फिर माइनस लगा हुआ फॉर्मूले में माइनस लगाओ। फिर E नॉट ऑफ एनोड, एनोड किसका बना है, कैडमियम का, और कैडमियम का मानक अपचयन विभव -0.40, -0.40। अब आगे बताओ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जोड़ दो जल्दी से, E नॉट ऑफ सेल बराबर 0.80, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.40। जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आएगा, E नॉट ऑफ सेल बराबर 0 में 0 जुड़ा, 0 आया 8 4 12 के 2 हासिल आई 1.20 यानी 1.2। तो E नॉट ऑफ सेल कितना निकल के आ गया बेटा, 1.2 वोल्ट। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, 1.2 वोल्ट, अरे 1 वोल्ट, 8 2 10 की 0, 2 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट, 1 1 2, 2.0 वोल्ट आएगा, यही तो आएगा, हाँ 2 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट, 2 ही तो आएगा, नहीं समझे। अरे इसको दोनों को जोड़ना है ना, 0.80 तो साथ में क्या है, अच्छा 4 है यार, ये मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, सॉरी 0.80 0.40, तो 0 8 4 12 का तो हासिल आएगा 1.2 वोल्ट। E नॉट ऑफ सेल दोनों जोड़ने पे क्या आया, 1.2 वोल्ट आंसर, 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। समझे कि नहीं समझे। देखो आपको जो सेल दिया गया होगा, ध्यान से देखिए, ये सेल हमें दिया गया था और हमने देखा कि सेल मानक है, सेल कैसा है, मानक है। तो अगर सेल मानक है तो आप क्या करोगे, आप मानक परिस्थिति में ये फॉर्मूला लगाओगे, E नॉट ऑफ सेल बराबर E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, और आपको पता है राइट साइड में कैथोड और लेफ्ट साइड में एनोड। ये देखिए Ag मतलब बैलेंस नहीं, अगर ये प्लस में तो माइनस हो जाता है, अगर बैलेंस ना हो। ऑक्सीकरण विभव रखना है, अपचयन विभव नहीं, कहां पे, -0.40 वोल्ट वाला, इसको प्लस में करके रखना। ऑक्सीकरण विभव रखना है, इस पे ऑक्सीकरण तो हो रहा है, नहीं नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया तुमको, फॉर्मूले में ऑलवेज अपचयन विभव रखा जाता है, और ये अपचयन विभव दिया गया है हमें ऑलरेडी। इस फॉर्मूले में हमेशा अपचयन विभव रखोगे, E नॉट ऑफ सेल बराबर E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। CD2 प्लस CD हो रहा है, हाँ। CD से CD2 प्लस का रखना। नहीं समझ रहे हो आप, जैसे देखो तब फॉर्मूला चेंज कर, तब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर आप फॉर्मूले का रूप यही रखोगे तो इस फॉर्मूले में सदैव आपको रखना है कौन सा विभव, अपचयन विभव। अपचयन यहाँ पे भले ऑक्सीकरण दिया गया, देखो ऐसे अगर दिया होता, सुनो, अगर ऐसे दिया होता CD से CD2 प्लस, अगर मुझे दिया होता CD से CD2 प्लस, तो ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में जब दिया होता तो ये साइन बदला होता है, यहाँ 0.40 वोल्ट होता,
4 जीरो वोल्ट। लेकिन मुझे फॉर्मूले में रखना होता है अपचयन विभव, इस फॉर्मूले में रखा जाता है अपचयन विभव। और तुम जानते हो अगर ये ऑक्सीकरण है तो उल्टा करूंगा तो अपचयन होगा, CD2 प्लस से CD, CD2 प्लस से CD, तब साइन बदलूंगा तो 0.40 हो जाएगा। तो हमें ऑलरेडी साइन बदल के दिया हुआ है, यहाँ ऑक्सीकरण दिखाया गया है लेकिन विभव हमें अपचयन वाला दे रखा है उसमें सवाल में, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये अपचयन विभव है और ये भी अपचयन है, तो दोनों ही अपचयन विभव मुझे दिए गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड कर दूंगा। तो कैथोड बना हुआ है चांदी का, तो चांदी का मानक अपचयन विभव 0.80, 0.80 रख दिया, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि अपचयन है, अपचयन है। और उसके बाद ये भी अपचयन विभव दिया गया है, तो ये आपका कौन है, ये आपका एनोड है, तो एनोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी -0.40। तो एक साइन यहाँ फॉर्मूले वाला, एक इसका माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, तो दोनों जोड़ करके 1.2 वोल्ट आंसर आ गया, 1.2 वोल्ट। समझे? कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, हमेशा अपचयन विभव रखोगे। अगर ऑक्सीकरण विभव दिया होता तब हम अपचयन में बदल लेते उसको, लेकिन हमें ऑलरेडी देखो अपचयन विभव दिया गया है, तो इसी को उठा करके एज इट इज फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। समझे? ऐसे कई सारे सवाल तुमको कराए वहां पे और बताया भी था आपको कि अगर ऑक्सीकरण विभव दिया रहेगा तो साइन बदल के अपचयन विभव में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है? चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। देखो बेटा क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण। तो आपको पता है कि अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो सदैव लैब में प्रयोग करके निकाली जाती है, बिना प्रैक्टिकल किए आप कोटि नहीं बता सकते हो। जैसे देखो अब इस अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए हमने पढ़ रखा है वेग नियम। क्या पढ़ रखा है? वेग नियम। वेग नियम क्या कहता है बेटा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के। यानी अगर आप किसी रिएक्शन में, कोई रिएक्शन मान लीजिए चल रहा है, उस रिएक्शन में अभिकारक की मात्रा बढ़ा दो तो वेग बढ़ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो एक बर्तन है, मान लो बेटा एक बर्तन है, इसमें 2 प्रकार के पदार्थ मैंने मिलाए हैं, एक ए मिलाया है, एक बी मिलाया है, एक ए मिलाया है, एक बी मिलाया है, यानी 2 प्रकार के अभिकारक एक में मिला के मिक्स करके रिएक्शन में करवा रहा हूं। अब बताओ रिएक्शन कब तेज होगा? जब बर्तन में एकदम ठूस ठूस के ए भी भरे रहेंगे कि थोड़े ए भी भरे रहेंगे? ज्यादा ए भी जब रहेंगे टक्कर ज्यादा होगी। कॉलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत अभिक्रिया का क्या कहता है कि जब अभिकारक के अणुओं में टक्कर होती है तो उत्पाद बनता है। अरे जब अभिकारक के अणु कम रहेंगे तो टक्कर भी कम होगी, उत्पाद कम बनेगा। जितना ज्यादा अभिकारक उतना ज्यादा उत्पाद। जैसे देखो एक रिएक्शन है जिसमें एक अभिकारक ए है और दूसरा अभिकारक बी है, दोनों रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं, तो इन दोनों को तुम क्या बोलोगे? अभिकारक। क्या बोलोगे? अभिकारक। और इन दोनों को क्या बोलोगे? उत्पाद। उत्पाद। अब जानते हो तुम जो है संघट्ट सिद्धांत कहता है कि जब अभिकारक के अणुओं में टक्कर होती है तो उत्पाद बनते हैं। जब बर्तन में ए और बी ज्यादा रहेंगे तो टक्कर भी ज्यादा होगी, उत्पाद ज्यादा बनेगा। जब गर्म कर दोगे बर्तन को तो ए और बी ज्यादा तेजी से टकराएंगे तो उत्पाद ज्यादा बनेगा। यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, वो अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देने पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यही तो वेग नियम है, यही वेग नियम है। अब देखो बेटा वेग जो होता है, वेग जो होता है इसको अंग्रेजी में लिख दूंगा रेट, 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 और यह समानुपाती। अभिकारक को आर लिखा जाता है, आर अभिकारक की सांद्रता के ब्रैकेट में आर। अब आर के ऊपर प्रयोग के द्वारा एक घात लगाई जाएगी और उस घात को बोलते हैं स्मॉल एन। और ये साइन जब हटता है कि स्थिरांक आ जाता है तो रेट बराबर साइन हटा पाया के आर के पावर एन, के आर के पावर एन। इसी को बोलते हैं वेग नियम। क्या बोलते हैं? वेग नियम। कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे जो के आया है ना, ये वेग स्थिरांक है। के क्या है? और आर है अभिकारक की सांद्रता, और ये जो ऊपर आर की खोपड़ी पे जो एन लिखा हुआ है यही एन है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। देखो अब मान लो एक रिएक्शन है जिसमें आर से क्या बन रहा है? पी, आर से बन रहा है पी। तो इसका वेग कैसे लिखोगे?
तो अब तुम जानते हो वेग लिखने का तरीका होता है माइनस का dr बटे dt या माइनस dp बटे dt, या तो अभिकारक की सहायता से लिखते हो या तो उत्पाद की सहायता से। तो अगर मैं r की सहायता से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा, माइनस का dr बटे में dt बराबर में, अब आपका साइन हटेगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो k आ जाएगा, k और ब्रैकेट में r के पावर n, और इसी n को बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। मान लो एक और रिएक्शन है जिसमें a है और हमारे पास b है, उससे बन रहा है c, उससे बन रहा है d, इसका वेग नियम लिखूंगा तो कैसे आएगा, माइनस का dA बटे dt, a की सहायता से लिख दिया, माइनस का dA बटे dt बराबर में k, अब कितने अभिकारक हैं, दो, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a और दूसरे ब्रैकेट में b। अब देखो सारा खेल यहीं पे होगा, a और b के ऊपर लैब में जाएंगे हम, प्रैक्टिकल करके देखेंगे और इनके ऊपर एक पावर लगाएंगे, वही होगी कोटि। क्या होगी, अब पता चला तुम लैब में गए, तुमने बर्तन में जिसमें a और b मिला रखा था, रिएक्शन हो रहा था, तुमने a को कम ज्यादा करके देखा, तुमने देखा कि जिस बर्तन में a मौजूद है उसमें तुमने a की मात्रा बढ़ा दी, तो तुमने देखा जब तुमने a की मात्रा बढ़ाई या कम की तो वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो तुम बोलोगे कि इस रिएक्शन में a की मात्रा कम ज्यादा करने पर वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इस अभिक्रिया का वेग a की शून्य घात के समानुपाती है, a की शून्य घात के समानुपाती। वही काम जब तुमने b से करके देखा, जब तुमने जैसे मान लो पहले बर्तन में 1 किलो b मौजूद था और तू गए हो 1 किलो b और मिला दियो बर्तन में, अब b कितना हो गया, 2 किलो हो गया, यानी b की मात्रा तुमने दोगुनी कर दी। तो अगर तुम b की मात्रा तुमने दोगुनी की तो वेग भी दुगना हो गया, तो तुम बोलोगे कि अभिक्रिया का वेग b पे डिपेंड कर रहा है, यानी b को कम ज्यादा करने पे वेग प्रभावित हो जा रहा है। अब पता चला कि b की मात्रा दोगुनी की तुमने तो वेग भी दोगुना, आधी की तो वेग भी आधा, यानी b के साथ जैसा तुम छेड़खानी कर रहे हो वेग भी उसी प्रकार से प्रभावित हो रहा है, b दुगना तो वेग भी दुगना, b 4 गुना तो वेग भी 4 गुना, तो तुम बोलोगे इस रिएक्शन का वेग b की प्रथम घात के समानुपाती है, यानी a पे नहीं डिपेंड कर रहा है, a को कम ज्यादा करने पे वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, b को कम ज्यादा करके देखने पे प्रभाव पड़ रहा है। तो यही जो पावर तुमने लगाई यही कोटि है, तो a के सापेक्ष कोटि 0 है, b के सापेक्ष 1 है, तो यही पावर को जोड़ के कोटि निकाली जाती है। तो इस रिएक्शन का अगर n निकालूंगा, कोटि निकालूंगा, तो a के पावर 0 है तो 0 और b के पावर 1 है तो 1, तो 0 और 1 जुड़े तो 1, तो तुम बोलोगे ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, इस कोटि की है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। एक अभिकारक की सांद्रता को कम ज्यादा कर देने पे जिसका वेग प्रभावित हो जाए तो क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हमसे पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 अभिलक्षण। पहला अभिलक्षण का मुझे नंबर 1 कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, नंबर 1 कोटि 1 है, तभी तो प्रथम कोटि की बोले हैं। या इसे देखो अभिलक्षण में कैसे लिखोगे, पहला अभिलक्षण लिखोगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, हमने मान लो ये लिखा r से बना p, तो हमने लिखा वेग नियम का माइनस का dr बटे में dt k r के पावर n, और फिर तुम लिखोगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 1, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का dr बटे में dt बराबर में kr r, अरे r के पावर n की वैल्यू जब 1 करोगे तो किसी की पावर 1 को उतना ही रह जाएगा। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पहला लक्षण होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, 1, और उसको ऐसे करके दिखा दोगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम में n का मान कितना रखोगे, 1 रखोगे। तो पहला अभिलक्षण हो गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या हो गया, पहला अभिलक्षण। दूसरा क्या लिखोगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर वेग परिवर्तित, एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर वेग परिवर्तित हो जाता है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाए वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्या होती है, तो दूसरा विलक्षण आप कह सकते हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाता है। इसका एग्जांपल है सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन। क्लियर। देखो
सुक्रोज क्या होता है, ये है बेटा C12H22O11 और जल मिला दो इसमें सुक्रोज में, तो ये दे देगा तुमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6 और प्लस में फिर C6H12O6। अब इसका जब वेग लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, माइनस का D, अब चाहे जल की सहायता से लिखो चाहे उसकी सहायता, जल ले लेता हूं छोटा है, तो माइनस का DH2O बटे में DT बराबर में K। अब बताओ एक ब्रैकेट में ये वाला अभिकारक, दूसरे में ये वाला, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। कितने अभिकारक हैं, दो, एक सुक्रोज और एक जल, तो एक ब्रैकेट में सुक्रोज एक ब्रैकेट में जल, यहाँ पे K एक ब्रैकेट में मैंने लिखा सुक्रोज C12H22O11, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जल, जल H2। अब जब तुम लैब में पहुंचे, बिना लैब में प्रयोग किए कोटि तो पता नहीं कर पाओगे, तो आपने देखा कि इस रिएक्शन का जो रेट था, इस रिएक्शन का रेट था किस पे डिपेंड कर रहा था, बोलो, जल पे कि सुक्रोज पे, बोलो, सुक्रोज पे, इस पे। तो जब तुम लैब में गए तुमने कम ज्यादा करके देखना शुरू किया, एक बर्तन में सुक्रोज और पानी मिला करके रिएक्शन करवा रहे हो तुम, और फिर तुमने क्या किया, सुक्रोज की मात्रा को तुमने कम ज्यादा करके देखा, तो तुमने ये पाया जैसे ही तुमने बर्तन में चीनी को दुगना किया, सुक्रोज को दुगना किया, तो वेग दुगना हो गया, तो तुम बोलोगे इस रिएक्शन का वेग सुक्रोज की प्रथम घात के समानुपाती है। तो वहीं जब तुमने पानी को कम ज्यादा किया, पहले पानी जितना रिएक्शन में था तुमने पानी डबल करके देखा, पानी को आधा करके देखा, पानी को 2 गुना करके देखा, 4 गुना करके देखा, पानी को कम ज्यादा करके देखने पर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो तुम बोलोगे इसका वेग पानी की 0 घात के समानुपाती है। तो बताओ कितने अभिकारक पर वेग डिपेंड कर रहा है, एक पे, केवल सुक्रोज पे। तो सुक्रोज का जल अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग कितने अभिकारक पे डिपेंड करे, एक पे डिपेंड करता है, वही होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात समझे? तो दूसरा विलक्षण हो जाएगा, तो इसका वेग क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का DH2O बटे में DT बराबर में K, और केवल सुक्रोज बचेगा, जल की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो C12H22O इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो केवल एक अभिकारक पे वेग डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला विलक्षण, तीसरा 4 लिखने हैं ना, 2 हो गए, 2, तीसरा क्या लिख सकते हो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तुम समाकलित वेग समीकरण लिख दो, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण होता है वो क्या होता है, तीसरा विलक्षण हो जाएगा समाकलित वेग समीकरण। केवल समीकरण लिख के आगे बढ़ जाएंगे। क्या होता है समाकलित वेग समीकरण, T बराबर 2.303 बटे में K log R0 बटे RT। ये तीसरा विलक्षण हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ये होता है। ये हो गया। अगला जो है, अगला अभिलक्षण लिखोगे तो अर्ध आयु लिख दो, अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, तो T हाफ बराबर 0.693 बटे में K, तो ये चौथा विलक्षण हो जाएगा। 4 हो गए कि नहीं हो गए, बस यही 4 आपको लिखने हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कितने विलक्षण हो गए हैं, 4। तो पहला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ये होता है। और चौथा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु ये होती है। और अगर आप चाहो तो पांचवा बढ़ाना चाहो तो आप कह सकते हो कि पदार्थों का रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। पदार्थों का रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक, जैसे कोई पदार्थ अगर रेडियो एक्टिव है तो अगर वो 2 छोटे पदार्थों में टूट जाए तो हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। जागे तो 5 अभिलक्षण हो गए हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के। तो ये समाकलित वेग समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे तो एग्जाम पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। क्लियर हो गया? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कितने अभिलक्षण, 4। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, वेग नियम क्या होता है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहा जाता है और उसके क्या क्या लक्षण हैं, सारी बातें हमने देख ली। ठीक है।